फाइन। देखो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इससे पहले 2 क्लास में क्या किए हम लोग, एक आईआर किए, एथिक्स का क्या रोल है आईआर में, उससे पहले क्या किए थे, एथिक्स का क्या रोल है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। आज की क्लास में जानेंगे कि व्हाट आर द लेसन्स टू बी लर्न फ्रॉम द मॉरल थिंकर्स, और उसमें जो वर्ल्ड के बहुत सारे फिलोसोफर्स सब है, थिंकर्स सब है, उसको जानने का प्रयास करेंगे। नहीं, ख़त्म नहीं हुआ, इसको और भी आगे जाके हम कनेक्ट करेंगे, डोंट वरी। इन 10 days विल फिनिश द एथिक्स, करेक्ट। आज जानते हैं कि मॉरल थिंकर्स का वो आ जाएगा जो भी छूटा हुआ है ना, अलकबर। ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा छोटा ही टॉपिक है, क्योंकि उसका टॉपिक वो लास्ट से मर्ज कर जाता है, इसलिए उसको छोड़ दिया गया है। ठीक है ना, प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस है ना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह, उससे मैच कर जाता है, क्योंकि बहुत सिमिलर टॉपिक भी है ना वहाँ पे। देखो तो कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर फ्रॉम वर्ल्ड, ये टॉपिक है, करेक्ट। तो उसमें जानेंगे हम लोग मॉरल थिंकर्स। पहले टॉपिक लिख लो, टॉपिक क्या होगा, लिख लो ये टॉपिक, लिख लो, बोल रहे लिख लो। कंट्रीब्यूशंस ऑफ, जल्दी बी क्विक, कंट्रीब्यूशंस ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स, मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स फ्रॉम वर्ल्ड। उसमें पहला हम लोग बात करेंगे एरिस्टोटल का, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एरिस्टोटल। देखो एरिस्टोटल क्या सिखा के चले जाते हैं दुनिया को, बहुत बड़े थिंकर थे, ठीक है। नंबर 1, देखो इनका क्या कहना था कि हैप्पीनेस अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, हैप्पीनेस ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, इससे बड़ा कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं हो सकता है ह्यूमन बीइंग के लिए। सही बात है ना, यदि हम कोई काम कर रहे हैं, मन ही नहीं लग रहा है, तो क्या फ़ायदा हुआ काम करने का। At all it should give you happiness, जितना हैप्पीनेस हमें मिलेगा उतना ही हम सेटिस्फाइड लाइफ फील कर पाएंगे, करेक्ट। उसके लिए ज़रूरी कहते हैं कि हैप्पीनेस यानी कि परफेक्ट बनने के लिए, हैप्पीनेस अचीव करने के लिए यू नीड टू बी वेरी परफेक्ट, और ये परफेक्ट बनने के लिए 2 तरीका है, यानी कि 2 कंपोनेंट्स होने चाहिए परफेक्शन की तरफ मूव करने के लिए, सो दैट वी कैन गेट हैप्पीनेस। फर्स्ट वन इज योर इंटेलेक्चुअल वैल्यूज, intellectual values, and second one is your moral values। यानी कि जो परफेक्शन हम हासिल करना चाहते हैं, only we can achieve that perfection by having intellectual as well as moral values, so that we can get happiness as a ultimate objective। तो उससे पहले तुम लोग को ये समझना जरूरी है about golden mean, golden mean के बारे में समझना जरूरी है। ये गोल्डन मीन क्या होता है, देखो तो गोल्डन मीन, और यहाँ पे वाइस ऑफ मिनिमल, वाइस ऑफ मिनिमल, और बीच में गोल्डन मीन, एंड सेकेंड वन इज वाइस ऑफ एक्सेस। देखो इसका मतलब क्या है कि इमोशनलेस, इमोशनलेस और टू मच इमोशन, टू मच इमोशन, और ये क्या है, रिक्वायर्ड इमोशन। एरिस्टोटल कहते हैं कि देखिए वाइस ऑफ मिनिमल को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, वाइस ऑफ एक्सेस को भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, हमें गोल्डन मीन को फॉलो करना चाहिए, दैट इज अ मिडल पाथ। इसको दूसरे में कहे तो मिडल पाथ है यह बुद्ध का। अब वाइस ऑफ मिनिमल मतलब क्या है कि डकैत नहीं बन जाना है, इमोशनलेस आदमी नहीं बन जाना है, कि जिसका कोई इमोशन ही नहीं है, या फिर ऐसा भी नहीं बन जाना है कि छोटा छोटा बात सुन के पूरा रोना शुरू कर दिए, ये नहीं चलेगा। समझ में आया क्या बोल रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि रिक्वायर्ड जितना इमोशन है उतना ही इमोशन होना चाहिए। तो अरिस्टोटल का कहना है ये परफेक्शन हम गोल्डन मीन से ही कर सकते हैं, रिक्वायर्ड इमोशंस। रिक्वायर्ड इमोशंस हो कुछ भी हो सकता है, लव, रिक्वायर्ड लव, कुछ भी चीज बीच में होना चाहिए, मिडल में होना चाहिए, यानी कि लव क्या होना चाहिए,
बहुत ज़्यादा नहीं होने। अब यहाँ पे मान लो कि ये लवलेस हो गया, यानी कि पूरा लव ही नहीं है, उसमें कोई केयर ही नहीं है, नो कंपैशन, नो लव, बिल्कुल नो लव। और इसमें क्या है कि कुछ ज़्यादा ही लव। अब इसमें क्या है कि लव करो, अच्छी बात है, मगर ब्लाइंड लव मत करो, समझ गए ना। तो इसका ये भी कह सकते हैं, रिक्वायर्ड का मतलब लव करो, लव इट्स फाइन, बट नो ब्लाइंड लव, लिख लो। यानी कि लव भी रैशनल होना चाहिए, समझ गए ना। हाँ, तो इस चीज़ के लिए ना हमें बहुत ज़रूरी होगा, यानी कि ये वर्चूस। अब देखो, यही परफेक्शन के लिए ज़रूरी है कि यस यू शुड हैव सच वर्चूस। वर्चूस समझते हो ना, पॉजिटिव वैल्यूज होने चाहिए। और वही पॉजिटिव वैल्यूज क्या है, इंटेलेक्चुअल वैल्यूज है और मॉरल वैल्यूज है। ये वर्चू ही है जी। ये जो गोल्डन मीन देख रहे हो ना, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ योर वर्चूस। यानी कि इतना सटीक वर्चूस होना चाहिए हमारे अंदर। और वही वर्चूस को डिवाइड कर दिया गया, वो इंटेलेक्चुअल वैल्यूज वर्चूस होना चाहिए और मोरल वर्चूस होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं। तो अब समझते हैं कि कैसे, हाउ टू डेवलप इंटेलेक्चुअल वर्चूस। हम इंटेलेक्चुअल वर्चूस को कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो वहीं पे लगा देना तुम लोग अलग से, या फिर अलग से भी लिख सकते हो। इंटेलेक्चुअल वर्चूस, वी कैन हैव इंटेलेक्चुअल वर्चूस इन 5 ways। 5 तरीके से हमारे अंदर हो सकता है। फर्स्ट वन इज प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज समझे ना, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है। जैसे एग्जांपल देखो, सब लोग कहता है कि करप्शन लेना गलत बात है, मत तुम कभी इस सिचुएशन को फेस ही नहीं किए हो, तो तुम तो करप्ट भी बन जाओगे और ये भी बोलते रह जाओगे कि करप्शन बेकार चीज होता है। तो तुमको ग्राउंड का भी समझ होना चाहिए कि करप्शन में ग्राउंड का मतलब क्या होता है, ग्राउंड में करप्शन का मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट मीन ऑन ग्राउंड लेवल। ये प्रैक्टिकल नॉलेज है। खाली बोल दिए करप्शन इज बैड, करप्शन इज बैड, करप्शन इज बैड, ये नहीं चलने वाला है। नंबर 1 ये प्रैक्टिकल नॉलेज हुआ। सेकेंड वन इज योर प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब क्या है कि कोई भी चीज ऑन फैक्ट्स और इंपेरिकल वैल्यूज, नॉट ऑन इमोशन। यानी कि वही जो वर्ड जो दिया गया था, ऑब्जेक्टिविटी। पूरा वो हो गए, इमोशनल हो गए और डिसीजन गलत ले लिए। नहीं, प्रूडेंस होना चाहिए। प्रूडेंस का मतलब क्या है कि योर डिसीजन मस्ट बी सपोर्टेड बाय सम फैक्ट्स एंड फिगर्स, रैशनल होना चाहिए। थर्ड वन इज योर, जो आपके आर्गुमेंट्स होने चाहिए, जो भी आप बोल रहे हो वो आपका आर्गुमेंट्स पूरी तरीके से लॉजिकल होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए। समझे ना, साइंटिफिक होना चाहिए। अब ये नहीं ये कुछ भी इमोशन में कुछ भी बोले जा रहे हो, तो फिर कहाँ से इंटेलेक्चुअल वर्चूस डेवलप हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। समझे ना। एंड फोर्थ वन तुम लोग लिख लेना वहाँ पे अच्छे से। फोर्थ वन इज इंट्यूटिव इंसाइट। इंट्यूटिव इंसाइट क्या होता है? इंट्यूटिव इंसाइट का मतलब, इसका मतलब होता है सिक्स सेंस। कहते हैं ना 5 सेंस। 6 सेंस मतलब क्या है? कॉमन सेंस। यानी कि देखो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग गाड़ी में बैठे रहते हैं, एक एक्सपीरियंस ड्राइवर जो होता है उसको पहले ही अंदाजा हो जाता है कि अच्छा एक्सीडेंट भी हो सकता है। उसके बाद वो क्या करता है, गाड़ी आराम से स्लो चलना शुरू कर देता है। उसको एक अंदाजा आ जाता है। इंट्यूशन का मतलब क्या? एक अंदाजा आ जाना। ये भी इंटेलेक्चुअल वर्चूज का है। और कैसे कब अंदाजा आता है? जब उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है। समझे? जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे कि कल हम बात कर रहे थे नीतीश से कि जब हम लोग सुबह उठते हैं तो बॉडी एक समान नहीं रहता है। तो कई ऐसे भी होंगे जो लर्नर बिगिनर होंगे, तो एक दिन उठ के बहुत दौड़ लिया, बहुत हैप्पी कि वाह वाह बॉडी काम कर रहा है। एंड फिर कल उठ के दौड़ा तो बॉडी वैसा काम नहीं कर रहा है जैसा पहले एक दिन पहले काम कर रहा है। वो तो घबरा जाएगा कि बॉडी के साथ कुछ और हो गया। जो एक्सपीरियंस्ड आदमी है वो क्या बोलेगा? देखो ये होता है, ये बहुत कॉमन चीज़ है, क्योंकि बॉडी हरकत ले लेता है, डिफरेंट तरीके से होता है। इट इज़ योर सिक्स सेंस। इंट्यूटिव इंसाइट, पहले ही पता चल गया कि अच्छा ठीक है ऐसा होगा। या फिर इसको दूसरे तरीके से ले लो कि आपको पहले ही पता है कि आपका बॉडी का हरकत ये होने वाला है जैसे, तो उस समय आप इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज़ कर लो अपना।
समझे ना। तो यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि इमोशनल, इसको थोड़ा आगे खींच दोगे तो इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ करना, समझ गया ना। एंड लास्ट वन, ठीक है, लास्ट वन इज विजडम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विजडम। देखो विजडम और इंटेलिजेंस में अंतर होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को कॉग्निटिव लेवल पे समझना, दैट्स कॉल्ड इंटेलिजेंस, है ना। ब्रेन में हमारा है, उस चीज़ के बारे में हमको आइडिया है, तो कहते हैं ही इज सो इंटेलिजेंट। वह उस चीज़ को इस्तेमाल करने को क्या कहते हैं, विजडम कहते हैं। यानी कि ये क्या है, एब्लिगेशन ऑफ इंटेलिजेंस, लिख लो, एब्लिगेशन ऑफ इंटेलिजेंस। जैसे एग्जाम्पल देखो, डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन, बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन, क्योंकि इकोनॉमिक्स इतने बड़े, मगर उनके टाइम में क्या हुआ, 2G स्कैम हुआ, बहुत कुछ घोटाला हुआ, तो हम ये नहीं कहेंगे कि विजडम पर्सन है या विजडम है उनका। अच्छा, क्यों? क्योंकि जो उनके पास नॉलेज था उसको प्रैक्टिकली वो नहीं कर पाए और उनके पीठ पीछे इतना कुछ चोरी हो गया। तो हम कहेंगे कि ऑल्दो ही इज अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंस पे कोई शक नहीं है, मगर उनके विजडम पे शक है। क्यों? क्योंकि उनके टेन्योर में होते होते इतना बड़ा घोटाला हो गया, 2G स्कैम हो गया और भी बहुत सारे स्कैम हो गए, स्पेक्ट्रम का भी स्कैम, वही 2G वाला। समझ में आ रहा है। तो विजडम ये है कि यह जो नॉलेज है हमारे पास, जो हमारे पास कॉग्निटिव थिंकिंग है, कॉग्निटिव स्किल है, उसको इम्प्लीमेंट करना, तो ये इंटेलेक्चुअल वर्चूज होता है। समझ गया ना। तो अरिस्टोटल कहते हैं कि यदि एक आदमी को, है ना, परफेक्ट होना है तो सबसे पहले तो आपको वर्चूस, गोल्डन मीन वाला वर्चूस एक्सेप्ट करना होगा, ये बीच का चीज़, और उसमें इंटेलेक्चुअल्स वैल्यूज होते हैं और मोरल वैल्यूज होते हैं। ये दोनों को अचीव कर लेंगे तो अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है, जो चाहता है हर ह्यूमन बीइंग, दैट इज अ हैप्पीनेस, उसको प्राप्त हो जाएगा। समझ गया ना। तो इसमें समझेंगे हम लोग कि मोरल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज एज यू नो डैट, मोरल वैल्यूज का मतलब क्या है, देखो, यानी कि यस यू आर अवेयर, यू नो द वैल्यू ऑफ गुड, नो अबाउट द वैल्यू ऑफ गुड। अच्छा होने का क्या फायदा होता है, तो अच्छा होने का बहुत फायदा होता है, डर नहीं रहता है, भय नहीं रहता है, भय नहीं रहेगा तो हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस मिलेगा तुमको, है ना। आदमी पूरा एकदम कोई डर नहीं है, कोई झूठ मूठ का डर नहीं है उसको। यदि आदमी एक झूठ बोलता है तो कितना उसको बच बच के चलना पड़ता है, समझे ना। तब मोरल वैल्यूज का मतलब यू आर अवेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स। तब जब ये चीज़ तुम्हारे अंदर है और ये चीज़ अंदर है तो तुमको हैप्पीनेस तो मिलना ही है, वो तो सर्टन है, तुमको हैप्पीनेस मिलेगा ही मिलेगा। समझ गए ना। और इसका यूज़ कहाँ पे है, देखो इसका यूज़ कहाँ पे है, इसका यूज़ हर जगह है। इसका यूज़ जैसे एग्जांपल देखो कि डेली लाइफ में भी यूज़ है। अब डेली लाइफ में यदि इंटेलेक्चुअल वर्चूस प्लस मोरल वर्चूस हमारे साथ है तो हम क्राइसिस को बढ़िया से डील कर लेंगे, है ना। और हम कोशिश करेंगे कि हम बैड की तरफ मूव ना करें, बैड की तरफ मूव बिल्कुल ना करें। सही बात है ना। ये दोनों चीज़ है तो आराम से हम गुड वाला जो चीज़ है उसको मेंटेन करके रख सकते हैं। समझ गए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात क्या है कि मान लो कि एक बेस्ट एग्जांपल देते हैं, यदि हमारे पास IV है प्लस MB है तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जैसा कंट्री में जहाँ पे हर एक एक चीज़ का समझ होना चाहिए लोगों को, IV इंटेलेक्चुअल वर्चूस, MB मोरल वर्चूस, ठीक है। वैल्यूज बोलो वर्चूस बोलो एक ही है। वर्चूस मतलब पॉजिटिव वैल्यूज, वाइस मतलब नेगेटिव वैल्यूज, बताती है, बहुत पहले बताया था। देखो इसमें क्या है कि देखो एक एग्जांपल दिया गया कि डेली लाइफ में यदि हमारे पास ये दोनों चीज़ रहेगा तो हम क्राइसिस को बढ़िया से डील कर सकते हैं, करेक्ट। हम बैड की तरफ मूव नहीं करेंगे। अब देखो यदि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का बात करूं, क्योंकि ऑल टुगेदर हम पढ़ रहे हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में यदि दोनों चीज़ का नॉलेज है तो हम फुल फ्लेज डेमोक्रेटिक कंट्री बन के रह सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल देखो कि PPP मॉडल का बात किया जाता है और भी दुनिया भर का बात किया जाता है, मगर पार्लियामेंट्रियंस को इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, पार्लियामेंट्रियन को इसके बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं है, पार्लियामेंट को इसके बारे में लॉजिक ही पता नहीं है, तो कैसे जस्टिस दे पाएगा वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को, गलत हो जाएगा ना। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में भी ये दोनों का कॉम्बिनेशन गिव्स यू द मोर हैप्पीनेस, ठीक है। हैप्पीनेस का मतलब क्या है कि कंट्री एज अ होल फायदा होना, समझ रहे हो ना। तो वो अपने हिसाब से लिख लो कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में भी यदि दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा
तो हम गुड डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाएंगे या फुल फ्लेज डेमोक्रेटिक कंट्री की तरफ मूव करेंगे। लिख लो उस चीज़ को। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड फिलोसोफर। समझ में आ गया नहीं है? ये अरिस्टोटल है। समझ में आया? बहुत पहले लिख के चले गए ये। तो बताओ ऐसे ऐसे महान लोग सब भी होते हैं जो इतना कुछ। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट है। उस समय तो इस लेवल पे कोई संस्था भी नहीं बना था, डेमोक्रेसी ये दुनिया भर का चीज उस समय। अब देखो इनका कितना यूज होता है, इनका हर एक चीज यूज होता है अभी भी। हाँ क्या बोले? ये सभी कुछ सीख सकते हैं इनसे, ये सब कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन है इनका वर्ल्ड के लिए। देखो अब बात करेंगे थॉमस हॉबिस का, ठीक है। थॉमस ये यूके के बहुत बड़े थिंकर थे जी, समझे, बहुत बड़े फिलोसोफर भी थे। थॉमस हॉब्स। देखो इनका ये कहते थे कि देखिए ये नहीं चलेगा, इंडिविजुअल हैप्पीनेस नहीं चलेगा जो अरिस्टोटल कहे। ये बोले कि यस आई एम नॉट वर्किंग टुवर्ड्स इंडिविजुअल हैप्पीनेस। यदि इंडिविजुअल हैप्पीनेस होगा तो सही नहीं है। ये जरूरी है कि सोसाइटी एज अ होल का होना, सोसाइटी एज अ होल हैप्पी होना चाहिए। यदि इंडिविजुअल हैप्पीनेस होगा तो फिर सेल्फ, ये सब वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाएगा, इसका सेल्फ इंटरेस्ट हो जाएगा। अब किसी भी समाज में केवल आदमी अपने तक ही सीमित रहे तो फिर समाज का कैसे कल्याण हो सकता है? यदि समाज कल्याण करना है तो पूरा देखना होगा हमें, और इंडिविजुअली अपना सेल्फ इंटरेस्ट लेके चलेंगे तो फिर कैसे कंट्री बनेगा, कैसे स्टेट बनेगा? समझ रहे हो ना? इसे बोलते हैं कि यदि इंडिविजुअल हैप्पीनेस होगा, सेल्फ इंटरेस्ट होगा, तो हो सकता है एनार्की की तरफ मूव कर जाए। एनार्की जानते हो ना, जहाँ पे पूरा उल्टा पुल्टा चीज हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया। ये कहते हैं देखिए, इसलिए ये बोलते हैं, इसलिए पीपल क्या करते हैं, साथ में आते हैं और पीपल कम टुगेदर, लिख देना, पीपल कम टुगेदर, और वो इलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट क्या करती है? पीपल पे ही रूल करती है। हाँ, गवर्नमेंट करती है, रूल करती है। सही बात है ना? यही होता है और यही किया जाता है डेमोक्रेसी में। सही बात है ना? क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है ना, उसका काम क्या है? गवर्नमेंट का काम है कि मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचाना, और मिनिमम हार्म पहुंचाना। तभी तो हम उसको चुन के भेजे हैं ताकि हमको रिप्रेजेंट कर सके। मगर कभी कभी क्या होता है कि जो स्टेट है, यानी कि जो स्टेट है, इसके वजह से जो स्टेट है वो चेंज हो जाता है। किसमें? एक बहुत अच्छा शब्द है लेविथियन में, लेविथन। देखो लेविथन का मतलब क्या है कि एब्सोल्यूट पावर होल्ड करना शुरू कर देता है। वो एब्सोल्यूट पावर बन जाता है, और वो क्या करता है, तुम्हारा लॉज एंड ऑर्डर्स, लॉज एंड रेगुलेशन ला के जो लोगों का इंडिविजुअल फ्रीडम है उसको काट देता है, इंडिविजुअल फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। तो जिस चीज़ के लिए उसको लाए थे वो चीज़ नहीं हुआ। और ऐसा आमतौर पर हमको दिखता है कि ब्यूरोक्रेसी को एज ए एजेंसी बना के लोगों का फ्रीडम को रिड्यूस किया जाता है, कर्व किया जाता है कि नहीं है? ये बिल्कुल ये चीज़, ये जो लेविथियन है, इसी को हम हिंदू मैथोलॉजी में भस्मासुर कहते हैं। ठीक है, ये करेक्ट है। भस्मासुर का मतलब क्या है? जिसको हमने सब कुछ दिया, बताओ वही आ गया लड़ने के लिए। समझे ना? तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, लेविथन नहीं बनना है। तो इसके लिए इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ लेविथन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, यानी कि इसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए स्टेट, ताकि लेविथन नहीं बने। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ जुडिशरी का ड्यूटी बढ़ जाता है कि चेक करे। जुडिशरी का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है टू चेक किसको? स्टेट को। सही बात है ना?
करता है कि नहीं करता? कोई भी लॉ बना के लाता है तुम्हारा एग्जीक्यूटिव, उसके बाद क्या है, जुडिशरी बोलता है नहीं कि गलत बात है ये, ताकि चेक कर रहा है वो, क्योंकि वो यदि चेक नहीं करेगा तो लेविथन बन जाएगा, वो भस्मासुर बन जाएगा स्टेट। बात समझो। और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, देखो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आ जाता है, मोरालिटी एक्चुअल में होना चाहिए नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में। देखो ये लिख दो, इन, क्या तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है ये चीज? भाषा में लिखो वहां पे, इन नॉर्मल सिचुएशन एक्चुअली मोरालिटी शुड डिफाइन लीगलिटी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब क्या कि नॉर्मल कंडीशन में ना जो मोरालिटी है वही लीगलिटी है, जो अच्छा चीज है वही लॉ भी उसको ही अच्छा बोले। वो उल्टा हो जाता है कि लीगलिटी बिकम्स मोरालिटी, जो लॉ बोल दिया वही मोरल है। तो हम जानते हैं कैपिटल पनिशमेंट तो कभी मोरल नहीं हो सकता है। तो देखो गेम उल्टा हो गया। नॉर्मल सिचुएशन में होना चाहिए कि मोरालिटी शुड डिफाइन लीगलिटी। समझ में आ रहा है ना? मगर क्या रियलिटी में क्या होता है? देखो इन रियलिटी ठीक उल्टा हो जाता है। लिखो लीगलिटी डिफाइंस मोरालिटी, लिखो वहां पे तेजी से, लीगलिटी डिफाइंस मोरालिटी, ठीक उल्टा हो जाता है कि लीगल जो चीज है वो मोरल है, यानी कि जो कानून व्यवस्था में जो चीज लिख दिया गया वही मोरल है। समझ गए ना? हकीकत में होना चाहिए कि जो चीज बढ़िया है वही लीगल है, ऐसा होना चाहिए था। मैं यहाँ पे समझो कि स्टेट लेवेथन बनने के चक्कर में खींच दिया बात को, घुमा दिया बात को। हो तो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। तो अब देखो इसमें समझने वाली बात है कि लीगलिटी डिफाइंड है मोरालिटी, लीगलिटी डिफाइंड मोरालिटी हो गया। तो अब ऐसा यदि होता है, यानी कि लीगलिटी डिफाइंड मोरालिटी होता है, तो उस समय 3 केस बन के आते हैं। क्या 3 केस? या तो वो तुम्हारा लॉज है जो डिफाइन कर रहा है कि ये लॉज के वजह से ये मोरालिटी होगा, तो ये लॉज 3 टाइप का लॉज बन सकता है। या तुम्हारा वो मोरल लॉज बन सकता है कि हाँ बहुत सही है, ठीक है। या तो वो लॉज इमोरल लॉज बन सकता है, इमोरल हो सकता है। या फिर तुम्हारा ए मोरल हो सकता है, जहां पे लीगलिटी डिफाइन करता है मोरालिटी को। तो उस समय लॉज 3 टाइप के हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज इमोरल भी है फिर भी हम उसको मान के चले हैं। तो मोरल वैल्यूज देखो, मोरल वैल्यूज तो सही है, जैसे कि इसमें हम कुछ काम करते हैं, लेट से अच्छा काम करते हैं, जैसे एजुकेशन फैलाना, प्रोटेक्शन देना माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन देना, ये तो बहुत बढ़िया बात है। ऐसा लॉ बिल्कुल होना चाहिए। रिजर्वेशन बिल्कुल होना चाहिए, है ना? शेड्यूल कास्ट को बचाने का बात होना चाहिए, ट्राइबल को बचाने का बात होना चाहिए। तो पॉजिटिव चीज है, ऐसा लॉ बिल्कुल होना चाहिए। फॉरेस्ट एक्ट 2006 का लॉ होना चाहिए, इसमें क्या गुरेज है? कोई गुरेज नहीं है। बट जब लॉज इमोरल हो जाए, कैपिटल पनिशमेंट, तब तो दिक्कत है। कैपिटल पनिशमेंट, सेडिशन चार्ज लगता है कि नहीं लगता है? लिख लो सेक्शन 124 आईपीसी। तो गलत होगा कि नहीं होगा? क्योंकि स्टेट उस पावर को यूज कर लेगा। फिर यूएपीए, समझ में आ गया? यूएपीए या फिर और भी तुम्हारा बहुत सारा एक्ट है, हाँ एनआईए वाला एक्ट। लिख लो, सब चीज को लिख लो, तेजी से लिख लो, तेजी। एनआईए, यूएपीए, ये इमोरल है क्योंकि इसका नाजायज यूज कर दिया जाता है। हाँ कहीं एमोरल भी होता है। एमोरल मतलब लोगों को लाइन में लाने के लिए इस तरह का लॉ बनाया जाता है, जैसे ट्रैफिक रूल, ट्रैफिक से रिलेटेड तो ठीक है। जैसे ट्रैफिक रूल्स हो गया, जैसे मोटर व्हीकल रूल बना था कि नहीं बना था? जब 1.5 लाख आदमी मर रहा है पर साल, तो जरूरी है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, लोगों को भले ही पसंद नहीं आए तो ट्रैफिक लॉ एग्जाम्पल, समझे ना? ये सभी चीज तुम्हारा थॉमस हैपेस ने बताया था। बताओ कितना इंप्लीमेंट होता है ये सभी चीज, होता है कि नहीं होता है? साफ साफ हमको अभी भी देखने को मिलता है ये सभी चीज। ठीक है, तो ये तुम्हारा, हाँ भाई इसमें क्या है कि जहां तक सवाल है इसका यूसेज का, यानी कि इसका यूसेज जो होता है, यूजेस जो डेली लाइफ में यूज होता है, तो जानते हैं कि लॉज क्या है? लॉज होना चाहिए, एक्चुअल में लॉज होना चाहिए। लॉज शुड बी बेस्ड ऑन मोरालिटी। लॉ एक्चुअली मोरालिटी में बेस्ड होना चाहिए, मैं उल्टा हो जा रहा है, समझे ना? एक्चुअल में होना चाहिए। और यहाँ पे क्या होता है? ये लॉ शुड बी बेस्ड, मगर ये नहीं होने की वजह से, ये नहीं होने की वजह से, यानी कि ये चीज मिसिंग की वजह से, इसको लिख दो, ये मिसिंग की वजह से क्या होता है? जो पब्लिक सर्वेंट है वो कठपुतली बन के रह जाता है। किसका? पॉलिटिकल मास्टर्स का। पॉलिटिकल मास्टर्स का वो
कठपुतली बन जाता है, समझे, इंस्ट्रूमेंट बन जाता है वो, पब्लिक सर्वेंट इंस्ट्रूमेंट बन जाता है पॉलिटिकल मास्टर्स का। लिखो अपने भाषा में वहां पे। और इससे क्या होता है कि जो चीज एक्चुअल में उसको देना चाहिए था वो नहीं दे पाता है, जिसके लिए उसको चुना गया था वो नहीं कर पाता है। इसलिए इस चीज को खत्म करने के लिए, ये चीज को खत्म करने के लिए पब्लिक सर्वेंट को समझ में आना चाहिए कि क्या है डेडिकेशन टू सर्विस। हम पब्लिक का नौकर है, हम पॉलिटिकल मास्टर का नौकर नहीं है। आज सुबह बताया ना तुम लोग को अखिलेश यादव का, 2 दिन पहले क्या हुआ था, करेक्ट। तो ये थॉमस हेब्स, ठीक है, ये कह दिए। तो अब बात करेंगे इमैनुअल कांत का। जब ये सब चीज हम करेंगे तो हमारा पॉजिटिव रिजल्ट क्या होगा कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि ये सब चीज, यानी कि जब हमारा लॉज बेस्ड ऑन मोरालिटी के ऊपर, तो जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी देख रहे हो ये ट्रांसफॉर्मेटिव डेमोक्रेसी बन जाएगा। बहुत ही अच्छा, लिखो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी विल बिकम ट्रांसफॉर्मेटिव डेमोक्रेसी, बहुत ही अच्छा बन जाएगा। सॉरी हमारा ये ट्रांसफॉर्मेटिव डेमोक्रेसी विल बिकम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जो ट्रांसफर हो रहा है डेमोक्रेसी वो रिप्रेजेंट, क्योंकि लोगों का ज़्यादा उसमें हाथ है, क्योंकि लोग क्या है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लोग को अच्छा लगेगा कि चलो स्टेट हमको पूरी तरीके से फ्रीडम दे रहा है, लेवेथन स्टेट नहीं है वो, समझ गए ना। इमैनुअल कांत, इसके बाद इमैनुअल कांत के बारे में पढ़ते हैं। क्या कोई दिक्कत है? बहुत दिन बाद लिख रहा है इसलिए लिख नहीं पा रहा है ठीक से। सोचोगे कि यहाँ पे हम तुमको सेंटेंस लिखा देंगे तो वो नहीं होने वाला है। फटाफट लिखो, जो सुनो आप फटाफट वहां पे इंग्लिश में लिखो। अब बात करेंगे हम लोग इमैनुअल कांत का। देखो इमैनुअल कांत के बारे में हम लोग बहुत पहले भी सुने हैं, करेक्ट। उनके बारे में जानेंगे। कि इन्होंने क्या दिया है दुनिया को। देखो इन्होंने कहा कि देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ गुडनेस, ये क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ गुडनेस। कॉन्सेप्ट ऑफ गुडनेस देखो ये डिपेंड करता है तुम्हारे एक्शंस पे, समझे, ये डिपेंड करता है तुम्हारे एक्शंस एंड आउटकम्स। कॉन्सेप्ट ऑफ गुडनेस बिल्कुल नहीं, एक्शन पे भी डिपेंड नहीं करता, आउटकम्स पे भी डिपेंड नहीं करता। मैं बताऊंगा, एग्जांपल दूंगा। तो डिपेंड कहां करता है, डिपेंड्स ऑन योर गुड इंटेंशन, डिपेंड ऑन योर गुड विल। एग्जाम्पल में बताता हूँ, तुम लोग लिख लेना अपने कोड वर्ड में कि मान लो कि यहाँ पे टेम्पल है, समझ गए ना, यहाँ पे टेम्पल है और यहाँ एक बेगर बैठा हुआ है, ठीक है ना, झोली फैला के बेगर बैठा हुआ है। तुम आया और तुमने क्या किया, इसको पैसा दे दिया। अब तुम सोचने लगा कि हम तो बहुत महान है, हम पैसा देने लगे, तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ गुडनेस नहीं हो सकता है। अब तुम ये सोच रहे हो कि हम पैसा देने के वजह से ही ये खाना पीना खाएगा, तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ गुडनेस नहीं हो सकता है। कॉन्सेप्ट ऑफ गुडनेस होगा गुड इंटेंशन से, बिल्कुल हम आदमी हैं तो आदमी को सहयोग करना चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ गुडनेस होगा गुड विल से, अच्छा इच्छा शक्ति से। जैसे एग्जाम्पल है कि तुम मदद कर दिया इसको, बेगर्स को, और तुम बोला कि चलो बाबू थोड़ा झाड़ू पोछा लगा देना, तो ऐसे नहीं हो सकता है। ऐसा कई बार होता है ना कि लॉलीपॉप सब खिला दिए और बच्चा को एकदम काम करवाए जा रहे हो। तो इसलिए कॉन्सेप्ट ऑफ गुडनेस डज नॉट डिपेंड्स ऑन द आउटकम्स एज वेल एज योर एक्शन, इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द गुड इंटेंशन एंड गुड विल। कई बार होता है ना कि हम पूरा चीज़ नहीं कर पाते, हमारा इंटेंशन बहुत अच्छा रहता है, हम उसको सहयोग नहीं पहुंचा पाते, वो भी तुम्हारा गुडनेस। प्रयास तो किए हम, पॉजिटिव प्रयास किए। मैं कई बार क्या होता है कि लोगों को देख के, अगल बगल लोगों को देख के ना, हाँ पैसा दे देंगे, बिस्किट कुत्ता को खिला देंगे, तो देखेगा, नोटिस देखेगा, फिर बार बार हमको देखेगा, तो हमारा तो इज्जत ऐसे ही बढ़ गया। इसलिए बाबू अपना रोड, अपना तो
पार्ले जी खाने का भी हैसियत नहीं है, और बड़ा बड़ा ब्रिटानिया वाला बिस्कुट खिला रहे हैं कुत्ता को। ठीक है, ये सोचे कि कोई देख तो नहीं रहा, खिला भी वहीं पर रहा है जहाँ पे आदमी लोग बैठा हुआ है। तो ये इस तरह का नहीं चलता है, इसको नहीं बोल सकते गुडनेस। कितना बढ़िया सोच है, क्योंकि आदमी का दिखावटीपन बहुत ज़्यादा है ना। ये इमैनुअल कांत है, समझे ना? तुम्हारे अंदर है तो बता दो। क्या बोले? अब उससे नहीं है, तुम्हारा ये गुडनेस है, ये तुम्हारे रिलेटिव तुम्हारे लिए है, उसके लिए क्या है वो फर्क नहीं पड़ता है। जो तुम कर रहे हो कि ये तुम कितना सही काम कर रहे हो उसके लिए है, बात समझे? उसके लिए तो यस वो सर्विस रिसीव कर लेगा या जो भी पैसा रिसीव कर लेगा, इट्स फाइन। बट व्हाट अबाउट यू, व्हाट अबाउट योर इंटेंशन, व्हाट अबाउट योर एक्शन? समझ गए? नहीं, ये इवन का ऐसे तो बहुत कुछ इन्होंने दिया है। ठीक है, ये छोटा ये इनका बहुत फेमस हुआ था कॉन्सेप्ट ऑफ गुडनेस। ठीक है, तो अब मैं ये हटा दो, इसको छोटा ही है ये। अब मैं थोड़ा यहाँ पे बात करूँगा कि यूटिलिटी वाला जो तुम लोग किए थे कि मैक्सिमम गुड्स पहुँचाना, इस पर भी दो फिलोसोफर का बात करूँगा मैं। यूटिलिटेरियनिज्म, ये जानते हो यूटिलिटेरियन का मतलब क्या होता है? RINISM। इसका मतलब क्या कि मैक्सिमम गुड। तो इस पे दो बड़े बड़े फिलोसोफर बहुत कुछ कह गए। फर्स्ट वन बेंथम। ये कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव, जो आदमी का जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ह्यूमन का जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, हैप्पी फॉरएवर, हर समय खुश रहो, हैप्पी फॉरएवर, नीतीश की तरह, बी हैप्पी ऑलवेज। समझ गए ना? ये कहते हैं कि यस, आप ऐसा एक्शंस करो, आप ऐसा एक्शन करो जो मैक्सिमम लोगों को क्या करे? प्लेजर पहुंचाए, मैक्सिमम प्लेजर पहुंचाए मैक्सिमम लोगों को, और मिनिमम पेन पहुंचाए एज मिनिमम। ऐसा सिचुएशन भी है तो बहुत कम पेन हो। समझ गया ना? और इट इज़ अ बियॉन्ड योर इंडिविजुअल हैप्पीनेस, यानी कि सोसाइटी के लिए है ये। इट इज़ अ बियॉन्ड योर इंडिविजुअल हैप्पीनेस। एक आदमी खुश रहने से क्या होता है? बियॉन्ड इंडिविजुअल हैप्पीनेस। खुद बैठ के दांत दिखा रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। कोशिश करो कि दूसरा कोई भी दांत दिखा रहे बैठ के, समझे? इट इज़ अ बियॉन्ड इंडिविजुअल हैप्पीनेस। समझ गए ना? यानी कि व्हाट अबाउट द यूटिलिटी, इसीलिए इनको कहा जाता है कि यूटिलिटी है जी। यूटिलिटी मतलब यस, क्या है यूटिलिटी? यूजफुलनेस क्या है उसका? मैक्सिमम गुड, दैट इज योर सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा? जब तुमको हैप्पीनेस मिलेगा, है कि नहीं है? अब मगर जो दूसरे वाले हैं J.S. मिल्स, इनके बारे में बता चुका हूं तुम लोग को पिछले क्लास में भी, जो स्टार्टिंग किया था मैंने। ये भी कहते हैं, बिल्कुल इन्होंने ही दिया ये कहते हैं कि दिल के खाली ये जो है ना, ये जो आप बात करते हो कि हैप्पी वाला चीज़, हैप्पीनेस या मैक्सिमम जो गुड कहते हो, नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू ह्यूमन बींग्स, केवल ह्यूमन बींग के लिए ही नहीं होना चाहिए। नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू ह्यूमन बींग्स, इनफैक्ट इन्वायरमेंट के लिए भी होना चाहिए। समझे ना? इन्वायरमेंट, और यहीं से बाबू बन के आता है इन्वायरमेंटल एथिक्स, जो तुम लोगों को पूछ लेता है सिविल सर्विस में। यानी कि लोगों को इन्वायरमेंट के प्रति भी अवेयर रहना। अपना खाली ह्यूमन बींग्स कर रहे हो तुम, व्हाट अबाउट द इकोसिस्टम? अभी क्लाइमेट चेंज है तो उसमें तो बहुत ज़्यादा ही सोचना पड़ेगा। समझ गए ना? तो ये अंतर है, ये भी यूटिलिटी, यानी कि हम ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे इन्वायरमेंट में नुकसान हो जाए। चलो कमा रहे हो, अच्छी बात है, कमा के पूरा समाज को ही ठीक कर दो। मैं तुम समाज को ठीक कर रहे हो, एट द सेम टाइम फॉरेस्ट को भी काट रहे हो, तब ये कहाँ का सही बात हुआ? है ना? गलत हो जाएगा, इन्वायरमेंट दूषित हो जाएगा आपका। तो J.S. मिल्स ये भी यूटिलिटेरियन वाला ही कॉन्सेप्ट है, इनका भी यूटिलिटेरियन वाला कॉन्सेप्ट है। ये ह्यूमन बीइंग तक सीमित है, इनका तुम्हारा पूरा ही होल, एज अ होल है। समझे? अब बात करेंगे हम एमिल डोर्केम का। अलग अलग नाम है, अब ऐसा तो तुमको पूछा नहीं जाएगा, बट यहाँ से बहुत क्लू मिल सकता है तुम लोग को ये कैसे, हाउ टू यूज दिस वर्ड्स। जब इससे रिलेटेड यदि इस तरह का क्वेश्चंस होगा तो हाउ टू डील, ये तुम लोग को आइडिया मिल जाएगा यहाँ से।
समझे ना। देखो तो एक ही साथ लिखा देता हूँ, एक ही साथ लिखा देता हूँ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लिखो मोर फिलोसोफर्स, और भी फिलोसोफर्स। जैसे एग्जाम्पल देखो एक इनका एमिल डुर्केम, समझे। ये क्या कहते हैं कि देखिए, ये कहते हैं कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई भी आप कोई भी काम करो, वॉट एवर यू आर डूइंग इट बी बेस्ड ऑन योर एक्शन शुड बी बेस्ड ऑन इम्पेरिज्म। वो इम्पेरिज्म पे बेस्ड, इम्पेरिज्म समझते हो ना तुम लोग। इम्पेरिज्म मतलब होता है डेटा, यानी कि कोई भी चीज़ फैक्ट्स पे बेसिस पे होना चाहिए, इमोशंस पे नहीं होना चाहिए। अब देखो एग्जाम्पल, ये क्या कहते हैं कि ह्यूमन ने गॉड को बनाया है, ह्यूमन क्रिएटेड गॉड। गॉड एग्जिस्टेंस नहीं करते हैं, ह्यूमन ने बनाया है। क्यों ह्यूमन ने बनाया? ताकि अनसर्टेनिटी को डील कर सके वो। जब कोई फियर हो तो फियर को डील कर सके, समझे ना। ये कहते हैं कि ह्यूमन ने ही रिलीजन को बनाया है। ह्यूमन ने जो रिलीजन को बनाया है, ये किस लिए बनाया है? अपने फायदे के लिए बनाया है, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए बनाया है। हकीकत में कुछ नहीं है, वो मेजर पुल है। रिलीजन में बाइंड हो गया, मेजर पुल है, वो अपने आप खींच जाएगा। तो विच इज अ नॉट गुड, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि आपका जो बात होना चाहिए वो पूरी तरीके से डेटा पे होना चाहिए। जैसे हम अपना जात का आदमी देख के बोलते हैं हमारा ही जात का आदमी, तो ठीक तो है, मगर ये होना चाहिए कि क्या हमारा जात का जो आदमी है वो पढ़ा लिखा है, क्या वो समझदार है, क्या वो दिमाग उसके पास विजडम है। पता चला कि विजडम ही नहीं है, और एक हमारा जात का नहीं है, मान लो कि हमसे बड़ा जात का है, छोटा जात का, कोई भी जात का हो। जात तो ऐसे बेकार का चीज़ है, मैं बोल रहा हूँ, मगर यस ही हैज़ दैट विजडम, तो ठीक है, मोस्ट वेलकम करते हैं, हम आपको फेवर करते हैं। तो इस तरह का थॉट होना चाहिए। तो इसलिए ये जो एमिल डुर्केम क्या कहते हैं कि कोई भी आप चीज़ करिए, कोई भी डिसीजन लीजिए, कोई भी एक्शंस होना चाहिए, वो आपके फैक्ट्स के आधार पर होना चाहिए, इमोशंस के आधार पर नहीं। वो इमोशन कैसे कि हम सेमी रिलीजन का आदमी हैं, हम सेमी गॉड को फॉलो करते हैं, हम सेमी कास्ट का आदमी हैं, हम सेमी कंट्री से बिलोंग करते, इस तरह का बात नहीं होना चाहिए एज पर हिम। समझ गए ना। कार्ल मार्क्स, देखो गॉड के बारे में बोल दिया, और क्या चाहिए तुमको। अब कार्ल मार्क्स देखो, कार्ल मार्क्स तो जानते ही हो कि बहुत बड़े, क्या बोले, जितना बोलेंगे उतना कम पड़ेगा इनके लिए। कम्युनिज्म, देखो ये कम्युनिज्म है, मगर ये कैसा कम्युनिज्म है? देखो ये कम्युनिज्म में कहते हैं कि नो स्टेट, कोई स्टेट नहीं होना चाहिए, आदमी सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए, आदमी खुद ही अपने आप को रूल कर रहा है, इस तरह होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे कोई स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, हाँ वो लिख दिया ऊपर, नो स्टेट, और ना ही कोई रिलीजन होना चाहिए। यानी कि वहाँ पे क्लासलेस, ये क्लासलेस सोसाइटी, अमीर गरीब कोई होना ही नहीं चाहिए, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। देखो सिमिलरली गांधी जी भी कम्युनिज्म को फॉलो करते थे, मगर गांधी जी का कम्युनिज्म थोड़ा डिफरेंट था, जानते हो ना कि थोड़ा सा डिफरेंट है। ये भी कम्युनिज्म फॉलो कर रहे हैं मगर डिफरेंट है। गांधी जी कहते थे कि वहाँ पे ग्राम सभा होना चाहिए, ग्राम राज्य होना चाहिए, राम राज्य होना चाहिए, यानी कि ग्राम जो पंचायत है, यानी कि लोकल गवर्नमेंट है, हाँ ग्राम सभा, ये सुपर एक्टिव होना चाहिए, यानी कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी का गांधी जी ही बात करते हैं। इसमें बात किया जाता है कि कोई स्टेट नहीं होना चाहिए, इसमें बात किया जाता है कोई रिलीजन नहीं होना चाहिए, कोई क्लासलेस सोसाइटी नहीं होना चाहिए। ये भी एक टाइप का कम्युनिज्म है। गांधी जी भी बिलीव करते थे कम्युनिज्म के ऊपर। क्यों? अरे भाई इतना अंतर नहीं होना चाहिए गरीब और अमीर के बीच में, और जो गवर्नमेंट करे तो बिल्कुल गवर्नमेंट करना चाहिए, मगर गवर्नमेंट ऊपर से नहीं होना चाहिए, नीचे से ही होना चाहिए। इसलिए ग्राम सभा सबको हाइपर एक्टिव होना चाहिए, अच्छा रोल प्ले करना चाहिए। समझ रहे हो ना। अब देखो हेगेलियन, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हेगेलियन इनका प्रिंसिपल का नाम है, इनका नाम है हेगल। देखो हेगल ने भी बहुत अच्छा किया है। ये क्या कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी, जो ब्यूरोक्रेसी है
वो एथिकल डायलेमा को हमेशा फेस करता है, एथिकल डायलेमा को फेस करता है। इनका मानना ये था। क्यों कहते हैं कि ये जाके बाद में ब्यूरोक्रेसी इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, जो पहले बताए थे, इट बिकम इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिकल मास्टर्स। और ये जिस चीज़ के लिए उसको बनाया गया था वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। ये है तुम्हारा हेगल, समझ गए ना? व्हाट? पॉलिटिकल मास्टर्स, इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिकल मास्टर्स, यानी कि वही तुम्हारा क्या है, एग्जीक्यूटिव है। समझ गए? अब बात करेंगे थोड़ा, बस उसका ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और जहाँ पे देखो हेगल का जो फिलॉसफी है वो बिल्कुल कार्ल मार्क्स भी यही मानते थे इस बात को। कार्ल मार्क्स कहते थे कि हाँ जी बिल्कुल, ब्यूरोक्रेट्स भी पावर को गंदा यूज़ करता है, इसीलिए जो डिफरेंस है और डिफरेंस क्रिएट होकर बैठा हुआ है, इसलिए उस तरह का हम फॉर्म ही नहीं रहने देंगे, सरकार ही नहीं बनना देंगे। सरकार नहीं बनेगा, आदमी अपने आप सही हो जाएगा। और उसमें भी डिफेक्ट्स है, बहुत सारे डिफेक्ट्स है। सरकार नहीं बनेगा तो जानते हो कि उस समय भी जो रिच होगा, जो रिसोर्सफुल पीपल होगा, उसका अपरेज है। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे फिलोसोफर का, दैट इज योर ग्लैडस्टोन। लिखो ग्लैडस्टोन, ये भी बड़े फिलोसोफर है, सॉरी हाँ फिलोसोफर भी है। एट द सेम टाइम यूके के 19th सेंचुरी में ये प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, पीएम ऑफ यूके 19th सेंचुरी के। और इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। इन्होंने क्या किया, ये कहते हैं कि गवर्नमेंट जो होना चाहिए, सरकार जो होना चाहिए, सरकार को पीपल के लिए ना फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहिए ताकि वो ज़्यादा अच्छा काम कर सके। यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी मस्ट बी देयर फॉर पीपल टू डू गुड वर्क। और रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए पीपल के लिए कि ताकि गलत काम वो ज़्यादा ना कर सके। लिखो वहाँ पे बच्चे लोग, लिखो फ्लेक्सिबिलिटी, लिखो वहाँ पे तेजी से। फ्लेक्स क्या हुआ तुमको? मैं मांग लो पेन किसी से। फ्लेक्सिबिलिटी लिखो वहाँ पे, फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द पीपल टू डू more good work and restriction to the people so that they can do less harm work। समझ गए ना? ये है तुम्हारा। मगर इंडिया में देखो, इंडिया में ठीक उल्टा होता है ना। इंडिया में नीरव मोदी को भगाने के लिए सब तंत्र लग जाता है, हाँ चौकसी को भगाने के लिए तंत्र लग जाता है। मगर जो एक एनजीओ है, जो एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन खोलना चाहता है, गरीब के लिए काम करना चाहता है, उसके लिए दुनिया भर का फाइल भरना पड़ता है। तो ठीक कॉन्ट्रास्ट हुआ ना इंडिया के लिए। क्योंकि यूके के जो प्राइम मिनिस्टर क्या बोल गए कि हमें इस तरह का फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहिए पीपल को कि पीपल मैक्सिमम अच्छा काम करे, और ऐसा रिस्ट्रिक्शन देना चाहिए पीपल यदि गलत काम कर रहा है तो वो एज मिनिमम एज पॉसिबल गलत काम हो, यानी कि लॉ बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हो उधर, ताकि वो गलत काम ना हो। बट ठीक उल्टा होता है कि नहीं होता? हमारे इंडिया में अभी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, कोई एक एनजीओ है जो बहुत अच्छा काम करना चाहता है तो उसको दुनिया भर का फाइल सबमिट करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। और जो बड़े बड़े चोर हैं हमारे कंट्री के, किंगफिशर के मालिक माल्या, नीरव मोदी, ये लोग को भगाने के लिए पार्लियामेंट का मेंबर भी मैच कर वो मिल जाता है। तो गलत हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे? समझ रहे हो ना? ये सब एथिकल कंसर्न्स है। दूसरा देखो, दूसरा एग्जाम्पल देखो, इसके अगेंस्ट है, ये तो लिख ही लिया तुम लोगों ने। इसके अगेंस्ट क्या है कि जब तुम्हारा एक्सीडेंट होता है किसी का, तो यहाँ पे सेमिरिटन का कॉन्सेप्ट आता है। सेमिरिटन पता है तुम लोग को, जो यूपीएससी करते हो तुम लोग पता है सेमिरिटन। सेमिरिटन का मतलब पता है ना? सेमिरिटन, गुड सेमिरिटन वाला कॉन्सेप्ट, जो गोल्डन आवर में जो करता है, वो हर समय टेंशन में रहता है। जैसे देखो एग्जाम्पल की एक्सीडेंट हुआ किसी का, वो आदमी बचाने नहीं जा रहा है, क्या कि बचाने जाएगा तो पुलिस केस हो जाएगा उसका। तो ये लॉ गलत है कि नहीं? बट ठीक है, अभी रिसेंटली इस पर बहुत अच्छा काम हुआ है कि गोल्डन आवर में कोई अच्छा काम करता है, यानी कि 1 घंटा जो एक्सीडेंट होने के बाद 1 घंटा जो होता है उसमें कोई एडमिट करवाता है हॉस्पिटल में, तो उसको अच्छा अपलोड किया जाएगा और उसको अवार्ड भी दिया जाएगा, विच इज़ अ वेरी गुड। तो इसी को बोलते हैं गुड सैमरिटन, SAMIRITAN। हाँ, तो देखो ऐसे आमतौर पे क्या होता था, हरासमेंट होता था सैमरिटन का। मैं लिख दो, जो यूपीएससी का बुड़बक लोग हो, लिख दो वहाँ पे कि न्यू लॉ जिसमें न्यू गुड सैमरिटन वाला को रिकॉग्नाइज किया गया है, लिख दो वहाँ पे तेजी से।
पेन ना, अपना पेन चलाते रहना अच्छे से, पेन स्टॉप ही नहीं होना चाहिए। समझ में आया क्या बोले हैं? क्योंकि सब चीज नहीं लिखा सकते हैं, बात समझो, सब कुछ नहीं लिखा सकते। जो भाषणबाजी दिया जा रहा है उसको बहुत तेजी से लिखो, वहां पे छूट जाएगा, काम आएगा, 5 साल रहेगा नोट तुम लोग का। समझ में आया? वहां पे बहुत तेजी से लिखा करो, ये मेरे लिए नहीं है, तुम लोग के लिए है ये सब चीज। उसको बढ़िया से लिखो वहां पे। और कुछ आगे का है तो सेमेटन का बात की तो गुड सेमेटन खुद ही लिखो, उसमें मोटर व्हीकल एक्ट लिखो वहां पे 2019 का, वो तो उतना समझ होना चाहिए ना यूपीएससी स्टूडेंट को। कनेक्ट करो वहां पे, देखते हैं कि बच्चा लोग हो गया हवा मुड़ा, ठीक है तुम ध्यान दो यहाँ पे, पर एट द सेम टाइम गिव मोर एग्जाम्पल। टेम्पल का एग्जाम्पल दे रहे तो दूसरा एग्जाम्पल लिखो वहां पे, ताकि रिसोर्सेज पूरा रहना चाहिए। जितना रिसोर्सेज रहेगा ना, एग्जाम्पल रहेगा, उतना ही काम आएगा यूपीएससी में। ये सब कुछ नहीं, ये सब बेकार हो जाएगा ये सब। एग्जाम्पल, देयर मस्ट बी मोर एग्जाम्पल्स। यदि क्लास में नहीं लिखते हो तो बाबू कभी नहीं लिखोगे जिंदगी में, ये भी जान लेना। देखो पैरेटो, पैरेटो देखो, पैरेटो का क्या मानना है कि यस देयर मस्ट बी अ सॉल्यूशंस होने चाहिए। किस चीज के लिए? पब्लिक पॉलिसीज के लिए। अब पब्लिक पॉलिसीज तो होना बहुत जरूरी है ना जी, और एट द सेम टाइम वो सॉल्यूशन में वीकर सेक्शंस को ध्यान देना चाहिए हमें। इट मस्ट गिव बेनिफिट टू वीकर सेक्शन। बट कभी कभी क्या हो जाता है कि जो रईस आदमी से हम पैसा जब वसूलते हैं, उसे पैसा वसूलते हैं तो रईस आदमी को ये फील होता है कि हमारा पैसा एज अ टैक्स उठा के ये लोग दूसरे सेक्शंस को वो कर रहा है, तो उस समय डिमोटिवेट हो जाता है रिच मैन सब, समझे ना, डिमोटिवेट कर जाता है और वो टैक्स चोरी कर लेता है। होता है कि नहीं होता है ऐसा? तो ये कहते, पैरेटो कहते हैं कि देखिए इस चीज का जरूर ध्यान दिया जाए कि आप एक सेक्शंस को बेनिफिट पहुंचाने के चक्कर में दूसरे सेक्शंस को आप वो ना करो। वो भी टैक्स दे रहा है, उस पर भी उतना ही ध्यान दो जितना आपको गरीब पे ध्यान देना है। मैं बिल्कुल गरीब पे ज्यादा ध्यान दो। मैं उन लोग को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यस हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया गया, समझे ना? यानी कि दोनों को, यानी कि टू सब सेक्शंस को, ऑल सेक्शंस को प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है एज पर हिम। और भारत ने ऐसा किया है, जैसे एग्जांपल देखो, यदि मैं इंडिया कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो इंडिया ने कैसे किया है ये चीज। देखो हमारे इंडिया में 1975 में इनकम टैक्स का, जो इनकम टैक्स उस समय लगता था तो 97% लगता था, इतना ज़्यादा था, और अभी कितना हुआ? 30% हो गया, विच इज़ वेरी वेरी गुड। तो हमने क्या किया? टैक्स का कम कर दिया। ये इनकम टैक्स उस समय तुम्हारा लगभग 90+ लगता था, और अभी क्या कर दिया? 30 कर दिया। कॉर्पोरेशन टैक्स सब है, तो इसके बहाना क्या हुआ कि अब कम से कम कॉर्पोरेशन को भी तो ये फील नहीं होगा ना कि हमसे पैसा उठा के केवल उसको दे रहा है। ये बोला है कि हमको राहत भी दिया, जैसे 22% प्लस सरचार्ज का बात करते हैं हम लोग क्लास में, है ना, लगभग 25% के आसपास हो जाता है। तो ये तो लगेगा ना कि पहले 33-35% लिया जाता था, अब कम लेता है, तो अब हमको फायदा मिलता है, उस पैसा का हम अपना प्रॉफिट, अपना बिजनेस मुनाफा बढ़ा सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए ताकि केवल बेनिफिट्स वीकर सेक्शंस को ज़्यादा हो, अनडाउटली मगर सब सेक्शंस को प्रायोरिटी देना चाहिए, समझे ना, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि यस वेलफेयर स्टेट रहो। ये देखो ये वेलफेयर स्टेट की तरफ ही मूव करेगा। डीपीएस पे लिख लो बच्चे लोग, तुम लोग डीपीएस पे। अब एक बात कर लेते हैं इनका, जॉन रॉल्स का। ये क्या कहते हैं? देखो जॉन रॉल्स कहते हैं कि देखो सबको हमें कोशिश करना चाहिए कि इक्विटी प्रिंसिपल से चलना चाहिए हमें। इक्विटी प्रिंसिपल मतलब क्या है? जो गरीब है उसको पैसा दीजिए, वो भी वेलफेयर मेजर्स ही है। इक्विटी प्रिंसिपल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, इक्विटी मतलब क्या? सबका ओनरशिप होना चाहिए उसमें, है ना। अब एक जमीन है किसी का, बहुत बोला कि हम रईस है, तो
यस, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट। आपको डिस्ट्रीब्यूट करके वो जो गैप है उस गैप को कम करना होगा। तो कहने का मतलब ये भी बिल्कुल वेलफेयर स्टेट का ही बात करता है। और ये भी कहते कि यस वी शुड बी बायस्ड टुवर्ड्स वीकर सेक्शन, हमें वीकर सेक्शन को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अनडाउटली, क्योंकि अमीर आदमी तो खुद भी कर लेगा अपने आप, वो वीकर सेक्शन के लिए कौन करेगा। यस, रिजर्वेशन देना चाहिए वीकर सेक्शंस को, माइनॉरिटी को अलग से प्रोटेक्शन देना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। समझ गए ना। एंड लास्ट वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो भारत के ही हैं, तुम लोग जानते हो, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला है, अमर्त्य सेन, जो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट भी है। अमर्त्य सेन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। वो कहते हैं कि देखिए अच्छी बात है, अब दीजिए रिसोर्सेज दीजिए लोगों को, अच्छी बात है, डिस्ट्रीब्यूशन करिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज गुड, लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन करिए, लोगों के पास पहुंचेगा, रिसोर्सेज यूज करेगा, बट एट द सेम टाइम कैपेबिलिटीज दीजिए लोग को, यानी कि स्किल दीजिए, सिखाइए, स्किल सिखाइए कि उस रिसोर्सेज को कैसे यूज किया जाए। जैसे भारत में ऐसा हुआ था कि लैंड डिस्ट्रीब्यूट करके गरीब लोग को दिया गया, समझे ना, जो हमारा जो चला था गोदाम मूवमेंट जो चला था, लैंड दिया गया, मगर कई गरीब लोग, फार्मर्स लोग को लैंड यूज करने ही नहीं आया और फिर लैंडलॉर्ड को लौटा दिया। तो कहने का मतलब ये क्या बोले हैं कि केवल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करने से नहीं होगा, हमको एट द सेम टाइम उन लोग का कैपेबिलिटीज और स्किल भी डेवलप करना होगा ताकि वो ठीक से रिसोर्सेज को यूज कर सके। तो यूज रिसोर्सेज, इस तरह काम होना चाहिए, तब जाके हम लोग टू लेवल पे इनइक्वलिटी को कम कर पाएंगे। अब बताओ, तुम बात कर दिए, अब जैसे मान लो कि बहुत सारे विद्यार्थी आए और कोई गांव का विद्यार्थी आया, तो बोलने के लिए तो सरकार ये बोल ही सकती है कि गरीब आदमी को भी हम पढ़ा रहे हैं अपने संस्था में, और वो आ रहा है, बैठ रहा है, जा रहा है, अब उसको इंग्लिश कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो सब इंफ्रास्ट्रक्चर तो सेम दिए हैं आपको, उसको भी आप रिसोर्सेज दिए, उसको भी दुनिया भर का मैगजीन दिए, उसको भी न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए दिए। व्हाट अबाउट द कैपेबिलिटीज? उसके पास तो वो चीज़ है ही नहीं। वो 2 दिन पढ़ेगा, 3 दिन बोलेगा हो हम ऐसा रिसोर्सेज नहीं चाहते हैं, भले में फ्री में मिल रहा है मगर चाटू चीज़ है हमारे लिए। तो फिर इतना सुनहरा अपॉर्चुनिटी को उसने गवा दिया, जबकि उस वहाँ तक पहुँचने के लिए एंट्रेंस एग्जाम पास करना पड़ता है। तो फिर भी क्यों नहीं फिट बैठा? क्योंकि वो कैपेबल ही नहीं था, उसको रिजर्वेशन दे दिया गया, मैं वो कैपेबल ही नहीं था। तो उसके लिए जरूरी है कि जो कैपेबिलिटी उसके अंदर होना चाहिए वो भी स्टेट का जिम्मेदारी है, समझे ना। इट इज अ ड्यूटी ऑफ स्टेट to provide capabilities or skill development to the persons who are deprived of resources, and if government, if state allocates resources with having capabilities, they can use at the maximum level, समझे ना, ऑप्टिमम यूज कर पाएगा उस चीज का। ऐसा अमर्त्य सेन करते हैं और ये बहुत ही अच्छा एक थ्योरी लेके आए हैं, that is called your capabilities or skill development, so that resources which are allotted by the state to the particular deprived sections of people, so that they can used the resources in optimum level। ऑप्टिमम मतलब क्या? मैक्सिमम लेवल तक। अब इसे मान लो कि यहाँ पर आया तो उस बच्चे को नर्चर कर दिया गया बढ़िया से, और वो बच्चा पता चला कि सिविल सर्विस में टॉप करके निकल गया। इसलिए देखते हो माइनॉरिटीज़ के लिए अलग से सिविल सर्विस का कोचिंग सेंटर होता है, वो पास करके जामिया इस्लामिया इलाहाबाद और भी JNU जैसे संस्था में उसको पहुँचाया जाता है। क्यों पहुँचाया जाता है? और फिर वहाँ पे, अब वहाँ पे यदि उस लेवल पे कैपेबिलिटीज डेवलप नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा हुआ फिर वहाँ पहुँचने का? क्या हुआ रिजर्वेशन का? तो ये जरूरी है कि इस तरह का स्किल प्रोवाइड करना। रिसोर्सेज तो कुछ भी हो सकता है, एजुकेशन भी हो सकता है, लैंड भी हो सकता है, नॉलेज कुछ भी हो सकता है, समझ गए ना। तो ये आज हमने 10 ऑल टुगेदर हमने 10 फिलोसोफर के बारे में पढ़ा है और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो फॉर योर एथिक्स इज कंसर्न। चलो ठीक।